जय श्री राम दोस्तों। अभी तक अपन ने 10th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज पढ़ ली थी। अब अपन 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट यह वीडियो देख रहे हैं वो इसकी जस्ट पहले वाला वीडियो देखें, उसमें मैंने 1.1 पूरी समझाई है और इसमें अपन 1.2 पूरी ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना। अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिनका उसके खुद के और वन के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 13। इस संख्याओं में इनको व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 140 है तो 140 के गुणनखंड करेंगे। 2 सती 14, जीरो ऐसा कैसा। 2 से 35 बार कटेगा 70, 5 से 7 बार और 7 से 1 बार। ठीक है। तो हो गया 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 और 2 कितनी बार है? 2 बार। इंटू 5 इंटू 7 और 1 सबका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो सब में 1 लिखना बहुत जरूरी है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 140 को अपन व्यक्त कर चुके हैं। ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। एक बार आप चेक भी कर सकते हो। 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। तो अपन ने सही किया। ठीक है। सेम टू सेम ये है 156। 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 ऐसा। ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ अपने? 156 बराबर 2 की घात 2 और 3 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है। 1 सबका अभाज्य गुणनखंड होता है। तो ये भी हुआ। सेम टू सेम इसके आगे के 3 क्वेश्चन है। आपको ये चीज़ आती है, बस लिखना इस टाइप से है। ठीक है। तो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन है वो आप करो। इस क्वेश्चन को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से बताने की, आप कर सकते हो। ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अपने को एलसीएम और एचसीएफ तो ज्ञात करना ही है और जाँच भी करना है। और जाँच करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जो आपका एलसीएम और जो आपका एचसीएफ निकला है उसका गुणनफल दोनों संख्याएं जिनका आपने दोनों या तीनों जितनी भी संख्याएं हैं उनके संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो ही आपने एलसीएम भी सही निकाला है और एचसीएफ भी सही निकाला है, अदरवाइज कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड तो अपने को करने ही है। तो 2 से 13 बार और 13 से 1 बार। ठीक है। तो 26 बराबर क्या होगा? 2 इंटू 13 इंटू 1। 3 क्या नंबर होते हैं? तो ये तो 7 से ही आएगा। 7 एकम 7, 7 या 21 और 13। तो 91 का क्या होगा? 7 इंटू 13 इंटू। ठीक है। इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझने वाली बात है। एलसीएम निकालना है तो जो भी दिख रहा है सब एक एक बार लिखना है। सबसे पहले तो 2 दिख रहा है 2 लिखा, 13 दिख रहा है 13 लिखा, 1 दिख रहा है 1 लिखा, 7 दिख रहा है 7 लिखा। 13 पहले लिख चुके हैं, 1 भी पहले लिख चुके हैं। उसके बाद इनकी पावर देखना है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, 1 चढ़ाई। 13 की 1 है, 1 चढ़ाई। 1 की 1 ही है और 7 की 7 ही है, मतलब 1 की 1 चढ़ाई। इसको कैलकुलेट कर लो। तो 13 दूनी 26, 26 इंटू 7, 7 छंग 42 के 2 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ये आपका एलसीएम हुआ। एचसीएफ मिलता जुलता कौन है? 13 और 1, तो 13 इंटू 1 मतलब 13। बड़ा सिंपल है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में। थर्ड है, सेकंड आप कर सकते हो आराम से। थर्ड आप समझो बहुत अच्छे से। 336 है। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है। तो 336 के क्या हुए भैया? 2 की पावर 1 2 3 4, 3 अकेला है, 7 अकेला है और 1 सबके साथ। ठीक है। 54 की बात करते हैं तो 54 मतलब 2 दूनी 4, 2 सती 14, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है। तो आपका 54 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 इंटू 3 की घात 3 और 1 अकेला। ठीक, ये हो गया। अब इसका एलसीएम, हाँ, और जांच तो करनी भूल गए, इस क्वेश्चन की जांच कर लेते हैं पहले। चलो इसका भी एलसीएम निकाल लेते, फिर दोनों की साथ में जांच करेंगे।
ठीक है। तो इसका एलसीएम होगा, सबसे पहले जो दिख रहा है वो लिख देते हैं। तो 2 दिखा, 3 दिखा, 7 दिखा, 1 दिखा, 2 3 1 पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर देखना है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे में 4 चढ़ा दी। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये 3 चढ़ा दी। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है कुछ नहीं, ठीक है। पावर है, इतनी दूर लिखा है मैंने, पावर है, ठीक है, पावर, इसको सोल्व कर लो। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 3 9 27, 7 अकेला। तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मैं कैलकुलेटर का यूज कर देता हूँ, आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। 16 इंटू 27 इंटू 7, 3024, क्या है आपका 3024। अब HCF निकाल लेते हैं। तो HCF क्या होगा, ये मिलता जुलता 2 3 1, 2 3 6, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ अब जांच करते हैं दोनों की। तो इसकी जांच में इसके नीचे ही कर रहा हूँ। जांच में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 इंटू 91, रफ में करना है, जो भी करना है वो। 1 का करेंगे तो 26 होगा, ठीक है। 9 6 के 54 के 4 ऐसे है 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 4 और 2 6, 3 और 2 क्या है आपका 2366। दोनों संख्या का गुणनफल। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी यही आता है, तो ही आपने सही निकाला है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ क्या है 13, 13 दूनी 26 के 6 हंसी है 2, 13 8 104 और 2 106 के 6 हंसी है 10, 13 एकम 13 और 10 23, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है। तो आपको लिखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक, और हेंस प्रूव। सेम टू सेम इधर करना है। इधर के लिए मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ और यहाँ पे कर लेते हैं पूरी साफ जगह, जांच करके, जांच करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 इंटू 54, इन दोनों का गुणा करना है आपको। तो 336 का 54 में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल आए, तो 4 तिया 12 और 14 के 4 हासिल आया 1, 4 तिया 12 और 1 13 इंटू 6 5 30 के 0 हासिल आया 3, 5 तिया 15 और 3 18 के 8 हासिल आया 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 11 के 1 6 7 8 और 1 18144। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आया 18144, ये तो हो गया। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या है आपका 3024 और एचसीएफ क्या है आपका 6 चौक 24 के 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल आए 0 तो 0 ये तो 1 का 1 होगा 6 तिया 18, तो क्या आपका ये बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर है, मतलब अपन ने जांच भी सही करी है। लास्ट में लिख देना है कि एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के, मतलब हम सही है, ठीक है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 2 जैसा ही है, पर 2 में 2 संख्याएं थी, इसमें 3 संख्याएं, ठीक है। तो करते हैं, वही बात है पूरी की पूरी, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। 12 का क्या मिला 2 की पावर 2 और 3 अकेला और इंटू 1, ठीक है। 15 का करेंगे 3 बजे 15, 5 एकम 5, 15 के क्या हुए 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। 21 का करेंगे हम 3 7 21, 7 एकम 7, तो 21 का होगा 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर जो दिख रहा है वो एक एक बार लिखना है। 2 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, 3 लिख चुके हैं, 5 लिखा और 3 लिख चुके हैं 7। फिर हाईएस्ट पावर ढूंढो। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 चढ़ा दी, 3 की 1 ही है, 5 की 1 ही है, बाकी सब की 1 ही है, ठीक। उसको सोल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पड़ते 60 इंटू है 60 इंटू 7 7 6 42, 420 इसका एलसीएम है
HCF निकालते हैं, मिलता जुलता कौन है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें और इसमें है, तो 3 मिला, 1 1 1 1, तो LCM और HCF मिल गया, HCF क्या आ गया, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा और मेरे हिसाब से मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, आता है क्योंकि इस चैप्टर में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, HCF इन दोनों संख्याओं का ये है, तो LCM इन दोनों संख्याओं का क्या है, तो अपने को पता है, हम जानते हैं, पहले दिया है ना, HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 और LCM ऑफ 306 और 657 बराबर नहीं पता, मतलब क्वेश्चन हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में कहना था कि LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, LCM और HCF का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो LCM का गुणनफल नहीं पता, निकालना, LCM तो निकालेंगे, इसे निकालना। HCF क्या है, 9 बराबर दोनों संख्याएं क्या है, एक तो 306 है और एक 657, ठीक है। अब 9 को बट्टे में फेंक देते हैं, गुणा में है, जो गुणा की चीजें वो मल्टीप्लाई हो जाती है, सबको पता है। तो LCM बराबर 306 बटे 657 बटे नहीं गुणा है ना, तो ये अपोन में जाएगा, 9 से काट देते हैं इसको, 9 सती की 63, 2 उसको दीजिए, 9 तिया 27, 306 इंटू 73, 306 इंटू 73, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 7 छंग 42 और 7 तिया 21, 7 छंग 42, 7 तिया 21, 8 1 0 1 6 1 2, शायद गलत मल्टीप्लाई हो गया वैसे, 9 सती की 63, 2 9 तिया 27, 306 और 73 का करना है, 6 तिया 18, 3 तिया 9, ठीक है। 7 छंग 42, 7 तिया 21 और 9 और 2 11, एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 306 इंटू 73, 22 338, मिस्टेक बहुत सारी हो गई है, एक बार और करके देखेंगे। 306 इंटू 73, 6 तिया 18, 3 तिया 9, अरे ये नहीं लगाया था, है 7 छंग 42, 7 तिया 21, 1 8 3 9 4 13 के 3 हंसला 1 2 2, क्या है 22 33, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। पॉज द वीडियो टू नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। कहाँ समाप्त हो सकती है, 0 पर। तो देखो एक चीज आपको पता है, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, मान लो वो 120 हो, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी वो 10 से तो विभाजित होगी 10 से तो विभाजित होगी क्योंकि 0 पे समाप्त होगी। 0 पे समाप्त होने वाली संख्याओं की क्वालिटी क्या होती है कि वो 10 से विभाजित होती है। वही लाइन आपने को लिखना है, पहले मैं समझाया था आपको, ठीक है। 10 से विभाजित होगी और 10 से विभाजित होगी तो मतलब इसका यदि मैं 6 की पावर 1 लिखता हूँ तो 6 आता है, 2 लिखता हूँ तो 36 आता है। 6 की पावर कुछ भी प्राकृत संख्या लिखें तो क्या इनके अभाज्य गुणनखंड में 10 आता है? ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, तो इनके अभाज्य गुणनखंड में 10 नहीं आता है। और 10 नहीं आता है तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके ही अभाज्य गुणनखंड में नहीं आ रहा है तो उसकी कितनी भी पावर चढ़ा दो 0 आना ही नहीं है। तो मतलब ऐसी कोई सी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। पर इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि
शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 10 से पूर्णतः विभाजित होगी मतलब 10 से पूर्णतः विभाजित होगी अर्थात 10 बराबर 10 का भाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 5 अर्थात 2 इंटू 5 अर्थात 2 इंटू 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, किंतु जब हम 6 के अभाज्य गुणन क्या है 2 और 3 और 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है 5 है। चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि 10 से भाज्य होगी 10 से होगी मतलब 2 और 5 से भी होगी, और 2 और 5 से होगी तो इसमें 5 तो ही 2 है, तो मतलब शून्य का समाप्त तो हो ही नहीं सकती है। होप सो आपको समझ में आया होगा। पॉज कर दो, गंदी संधि राइटिंग है पर ठीक आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये भाज्य संख्या तो है 7 6 5 4 3 2 1 0 1 है, तो ये भाज्य संख्या तो है पर क्यों है। तो पहले भाज्य संख्या क्यों है वो, तो भाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से 2 से अधिक, एक तो खुद और एक, क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या समझो जैसे 17 है तो 17 के अभाज्य गुणनखंड एक 17 और एक 1 होगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते हो। 13 है एक अभाज्य संख्या तो इसका 13 और 1 होगा, 5 है तो इसका 5 और 1 होगा, 3 है तो इसका 3 और 1 होगा, है ना, 23 है तो उसका 23 और 1 होगा, 29 है तो उसका 29 और 1 होगा। तो ऐसी संख्या जिनका अभाज्य गुणनखंड खुद और एक के अलावा एक और यदि हो तो वो अभाज्य नहीं होकर क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है। ठीक है, तो अपने को इन संख्याओं को 3 गुणनखंड बताना है, वही मैं बताता हूँ आपको। देखो पहली संख्या लेता हूँ मैं 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू नहीं प्लस, तो देखो ये इंटू में है 13, दोनों में से 13 को माना सकता है, ये मैंने 13 को माना था, तो यहाँ बचा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, तो 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1 मतलब 13 इंटू 78। अब 78 के टुकड़े कर लो भैया आप, 2 3 6 2 9 18, 3 एकम 3 3 3 9 और 13, तो कितने हो गए इसके टुकड़े 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसीलिए ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हैं 1 2 3 और एक तो है ही सबका, तो इसके 4 गुणनखंड है अर्थात संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आया होगा। और अब ये आपका है इधर 5 है, 5 कॉमन निकाल लेना, बाकी को सोल्व कर लेना, इनसे टुकड़े करो। ठीक, पॉज दे दो। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है, और बड़ा है तो मेरे को उतारने में आगे ज्यादा है, तो मैं पढ़ देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है, ये पथ है, ये पथ है ना, ITI ग्राउंड अपना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की 18 मिनट लेती है। भैया सोनिया जो है वो 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि नाम के एक भैया है वो 12 मिनट लगाते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में मिलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ में मिलेंगे। तो भैया इसका आंसर तो छोटा सा है, वो आपको मैं यही बता देता हूँ कि आपको इतना सा लिखना है, इधर अपने गोले में लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, फिर से वे कितनी देर में कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे। तो क्या लिखेंगे, रवि व सोनिया प्रारंभिक स्थान पर होंगे
बराबर एलसीएम ऑफ 12 और 18 जो होता है आपका 36। तो वो कितने मिनट बाद होंगे? 36 मिनट बाद। आप ऐसे करके निकाल देना, अभी मैंने बहुत सारे गाने गाए ऐसे, ठीक है, तो आप भी निकाल देना। अब ये है क्यों वो समझ लेते हैं। देखो रवि भैया है वो 12 मिनट में एक राउंड लगाते हैं और सोनिया दीदी है वो 18 मिनट में लगाती है, ठीक है। अब मैं टाइम लेके चलता हूँ कि मैं पहले रवि को देखता हूँ। रवि एक राउंड लगाया, 12 मिनट कंप्लीट हो गए, घड़ी। सोनिया एक, ठीक है, सोनिया एक राउंड लगाएगी तो 18 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। और उस टाइम पे रवि 18 मिनट में कहाँ रहेंगे? यहाँ। रवि यहाँ है, सोनिया यहाँ है। एक राउंड कंप्लीट करने, मतलब जब रवि का एक राउंड हुआ तो सोनिया के कितने राउंड हो गए? नहीं, सोनिया का जब एक राउंड हुआ तो रवि के कितने हो गए? 1.5 राउंड, ठीक है, रवि के 1.5 राउंड हो गए, ठीक है। अगले राउंड की बात करूंगा तो अब कंसंट्रेट करता हूं मैं सोनिया पे, ठीक है। सोनिया दूसरा राउंड पूरा करेगी 18 मिनट में, तो तब रवि क्या करेगा 18 मिनट में? यहाँ से 6 मिनट में यहाँ जाएगा और फिर 12 मिनट में यहाँ जाएगा। तो वो क्या तीसरे राउंड में फिर से मिलेंगे? किसके? रवि के तीसरे राउंड में और सोनिया के दूसरे राउंड में, ठीक है। तो 18 दूनी 36 और 12 के 36, इसलिए वो 36 मिनट में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। और कौन है? ठीक है, होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। और पॉज द वीडियो, पॉज करें।